नमस्कार। आज मैं नियंत्रण एवं समन्वय जो जीव विज्ञान के कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम बात आती है कि नियंत्रण एवं समन्वय है क्या। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं और ये क्रियाएं यदि नियंत्रित और समन्वित रूप से नहीं हो तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बने हुए हैं और उत्तकों से मिलकर अंग बने हुए हैं और विभिन्न अंग से मिलकर अंग तंत्र बने हुए हैं। यदि इनके अंग तंत्रों के अंग जो उनके उत्तक हैं वो अगर नियमित रूप से समन्वित रूप से कार्य नहीं करेंगे तो फिर जो अंग तंत्र का कार्य है वो सफर करेगा। तो इसीलिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है सजीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हों चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हों। एक कोशिकीय जीव में तो एक ही कोशिका में ये सारी चीजें संपन्न होती हैं, वहीं पर बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न अंग तंत्रों के सहारे ये चीजें संपन्न होती हैं। तो अब हम लोग समझें कि आखिर ये जो नियंत्रण एवं समन्वय है वो किस प्रकार सजीवों में संपन्न होता है। तो सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। सर्वप्रथम हम लोग बात करें कि पादप में किस प्रकार समन्वय और नियंत्रण होता है। तो आप जानते होंगे कि पादपों में किसी भी तरह का तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता, जबकि जंतुओं में दो तरह के नियंत्रण होते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक समन्वय। पादपों में केवल रासायनिक समन्वय होता है क्योंकि तंत्रिकीय नियंत्रण उनमें नहीं होता, उनमें कोई भी नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता। तो पादपों में केवल रासायनिक समन्वय ही होता है जो हार्मोन के द्वारा होता है। अब चर्चा होती है कि हार्मोन है क्या। हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके द्वारा सजीवों में वृद्धि और गति का नियमन होता है। बहुत सारे रासायनिक क्रियाओं का नियमन होता है, रेगुलेशंस होता है। ये मोस्टली प्रोटीन और एमिनो एसिड आदि होते हैं। ये प्रायः एंडोक्राइन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इनको आप स्टोर नहीं कर सकते। एक बार जब इनका कार्य हो जाता है तो यह नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी अल्प मात्रा ही किसी भी कार्य को करने के लिए संपन्न हो करवाने के लिए बहुत ही सक्षम है। अब हम देखेंगे कि हार्मोन जो है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। उसके पहले हम लोग पादपों में होने वाले मूवमेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो पादपों में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है अनुवर्तन और दूसरा होता है अनुकुंची। अनुवर्तन क्या है और अनुकुंची क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें अनुवर्तन। अनुवर्तन पादपों में होने वाला वह गति है जो उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करता है। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन आप जानते हैं कि वातावरण में जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे
तापमान, गुरुत्वाकर्षण, रसायन, जल आदि जो कारक हैं उसके प्रति जो भी मूवमेंट होता है, और ये कारक ही उद्दीपन कहलाता है। और इसी के अनुसार अनुवर्तन के प्रकार भी, अनुवर्तन के प्रकार की चर्चा हम लोग कर लें। अनुवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा है जलानुवर्तन, और चौथा है अनुवर्तन। ये 4 प्रकार के अनुवर्तन हैं। मैं 1 बाय 1 इनके बारे में चर्चा करता हूं। सर्वप्रथम हम बात करें प्रकाशानुवर्तन की। प्रकाशानुवर्तन है क्या? आप जानते हैं कि पौधे के जो प्ररोह होते हैं वे प्रकाश की ओर गति करते हैं, और वहीं पर उनके जो जड़ होते हैं वो प्रकाश से दूर गति करते हैं। ये उद्दीपन यानी प्रकाश जो यहाँ पर उद्दीपन है उसके दिशा के अनुरूप गति करते हैं, इसीलिए अनुवर्तन कहलाता है। तो प्रकाशानुवर्तन में आप देख रहे हैं कि प्ररोह का भाग जो है यानी तना और उसके और भी जो भाग हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं, और ये सर्वविदित है। और इसी तरह से जड़ जो है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं। हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसी प्रकार दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि जो जड़ होता है वो गुरुत्व यानी पृथ्वी की ओर गति करता है, और इसके विपरीत प्ररोह जो है वो गुरुत्व के विरुद्ध गति करता है यानी ऊपर की ओर गति करता है, और इसीलिए इसको गुरुत्वानुवर्तन करते हैं। यह भी दिशिक मूवमेंट है, यह भी क्या है? दिशा के अनुसार गति करता है, इसीलिए अनुवर्तन है। फिर जलानुवर्तन की बात करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्ररोह होते हैं वो जल से दूर गति करते हैं, और जो जड़ है वो जल की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से आप जलानुवर्तन को भी समझ रहे होंगे, और ये दिशा के अनुरूप ही गति करते हैं, उद्दीपन के अनुरूप ही गति करते हैं। और फिर है हमारा रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन में आप जानते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो पराग कण है, परागन के पश्चात जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वहां पर वो पराग कण उस वर्तिका में एक ट्यूब का निर्माण करते हैं, अपने रसायन के द्वारा एक ट्यूब का निर्माण करते हैं, और ट्यूब जो है वो गति करता है बीजांड की ओर। तो यह जो गति है इसी को हम लोग रसायनुवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रसायन की ओर यानी ये दीपन जो है रसायन के द्वारा बना हुआ है, और इसी के चलते ये गति जो है रसायनुवर्तन है, और यह भी एक दिशिक है यानी डायरेक्शनल है मूवमेंट है, और इसीलिए अनुवर्तन है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन, ये सभी ट्रॉपिकल मूवमेंट कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको अनुवर्तन कहते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे भी गतियां पादपों के द्वारा दिखाई जाती है जो दिशा पर निर्भर नहीं करता, उसी को हम लोग अनुकुंची कहते हैं। अनुकुंची गति, अनुकुंची गति दिशा पर निर्भर नहीं करता, यानी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करता। जैसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे को यदि आप छूते हैं उसकी पत्तियों को, तो वह तुरंत क्या होता है? मुरझा जाता है। ऐसा कैसे होता है? हाउ इज इट पॉसिबल?
तो एक्चुअली छुई मुई के पौधों के पत्तियों में जो जल होते हैं वो क्या होता है, उनमें वो जल पत्तियों से की कोशिकाओं से बाहर निकल आते हैं और पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं, यानी विल्टिंग हो जाता है उनमें। तो ये जो गति है ये दिशिक नहीं है, ये दिशा यानी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, और इसी को हम लोग अनुकुंची कहते हैं या नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट कहते हैं। तो अनुकुंची गति दिशा पर निर्भर नहीं करता। अनुकुंची गति में पादप उद्दीपन की दिशा पर निर्भर गति पर निर्भर नहीं करता है। इसमें गति दिशा के से स्वतंत्र गति करता है। उद्दीपन की दिशा से। तो ये अनुकुंची गति आप समझ गए। उदाहरण में मैं बता दूं, लाजवंती यानी छुई मुई के पत्तियों को छूने पर मुरझा है। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए कि ये किस प्रकार की गति है और क्यों इसको अनुकुंची गति कहते हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग कि आपने देखा होगा लतर वाले पौधे पर कि वो क्या करते हैं, प्रकाश की ओर उनमें गति होती है। तो कैसे होता है ये, उनके जो लतर है वो किस प्रकार, ये यानी टेंड्रिल जो उनके होते हैं वो किस प्रकार प्रकाश की ओर गति करते हैं। होता यूं है कि उनके जो लोचदार जो टेंड्रिल होते हैं वे किसी भी सतह पर अगर टच करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है, जो आप जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन है, वो एक्चुअली टच करने वाले जो पार्ट है वहां पर वो चले जाते हैं और उनसे दूर वो ऑक्सीजन विसरित हो जाता है। और वो जो है, चूंकि ऑक्सीजन के विसरित होने के बाद क्या होगा कि उसमें गति होगी, यानी जो हिस्सा टच कर रहा है उससे दूर वाले हिस्से में क्या होगा, ऑक्सीजन चला जाएगा और नतीजा होगा कि उस वहां पर कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन होगा और इस प्रकार वो प्रकाश की ओर यानी टच वाले दूर से दूर वो जाएगा। तो इस तरह से वो जो है लतर वाले पौधे जो हैं अपना मूवमेंट दिखाते हैं। तो यह भी आपको एक उदाहरण है कि यहाँ पर दिशिक मूवमेंट नहीं होता, ये एक्चुअली इस तरह का ये दिशिक मूवमेंट है, सॉरी ये दिशिक मूवमेंट है और ये भी आपको उद्दीपन के प्रति दिशा में रिएक्ट करता है ये और गति दिखाता है। अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन की, पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन।
तो पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, और ये हार्मोन कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग 5 भागों में पढ़ते हैं। पहला है पादप हार्मोन, पहला है ऑक्सीन, पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें। ऑक्सीन पादपों के तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, और ऑक्सीन का कार्य है कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन यानी कोशिका की लंबाई को बढ़ाना, तथा बीज रहित पादपों में फल का उत्पादन करना। दूसरा, इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, वृद्धि हार्मोन, क्योंकि ये तने के लंबाई को बढ़ाता है। यदि आप तने के शीर्ष को काट देंगे तो फिर तना पेड़ की जो लंबाई है वो नहीं बढ़ेगा और शाखा निकलेंगे और शाखाओं की लंबाई बढ़ेगी। तो इस तरह से ये वृद्धि हार्मोन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है तो आप कहेंगे वृद्धि हार्मोन है। ये कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन तथा बीज रहित पादपों में फल का उत्पादन करने में सहायक होता है। इसी प्रकार एक और वृद्धि हार्मोन की चर्चा हम लोग करें जो कि कहलाता है जिब्रेलिन। क्या कहलाता है? जिब्रेलिन कहलाता है। मुख्यतः यह जिब्रेलिक एसिड है और यह भी एक वृद्धि हार्मोन कहलाता है, और इसका कार्य जो है वह है कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, और यह बड़े आकार के, बृहद आकार के फलों और फूलों के उत्पादन में सहायक होता है। तो हम लोग इसको लिख लें, जिब्रेलिन्स। यह भी कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, बड़े आकार के फल और फूल के उत्पादन में सहायक होता है। और दूसरा, इसे हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक वृद्धि हार्मोन का नाम लिखें तो आप ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स दोनों में से किसी का नाम लिख सकते हैं। तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स की बात हो गई। अब आते हैं हम तीसरे हार्मोन जिसको आप जानते हैं कि वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है
तीसरा है साइटोकाइनिन। कोशिका द्रव्य के विभाजन क्लोरोफिल की कार्यक्षमता को लंबे समय तक बनाए रखता है। यह पादपों के जड़ों में निर्मित होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं साइटोकाइनिन का मुख्य जो कार्य है वो कोशिका द्रव्य के विभाजन का है, क्लोरोफिल को बहुत लंबे समय तक एक्टिव रखता है और ये पादपों की जीर्णता को भी रोकता है। तो क्लोरोफिल यदि लंबे समय तक एक्टिव होगा तो आप जानते हैं कि पौधों के जो पत्तियां होंगी वे क्या होंगी, बहुत समय तक क्या होंगी, हरी भरी रहेंगी, क्योंकि क्लोरोफिल पर यह निर्भर करता है। तो इस प्रकार साइटोकाइनिन के बारे में हम समझ गए। अब हम लोग चर्चा करें चौथे हार्मोन जो कि एब्सिसिक अम्ल है और यह वृद्धि हार्मोन के जस्ट विपरीत कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन के क्या करता है, जस्ट विपरीत कार्य करता है, जिसका नाम है एब्सिसिक हार्मोन और ये एक्चुअली एब्सिसिक एसिड है। तो हम लोग लिखें चौथा है एब्सिसिक हार्मोन। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। हार्मोन है यानी जो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स जो कार्य करते हैं उसके जस्ट विपरीत यह कार्य करता है। यदि आप इसको पौधों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह पत्तियों को क्या करेगा, सीधे गिरा देगा, यानी पत्तियों के विलगन का कार्य करता है और उनकी वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। और यह एब्सिसिक हार्मोन जो है एक्चुअली पौधों में तब अपने आप स्वतः बनता है जब परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से हमारा मतलब है कि उस समय उनको बहुत अधिक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, यानी ठंडे मौसम में, जबकि बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत नहीं कर सकते, तो अपने अतिरिक्त पत्तियों को क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं। उसी समय एब्सिसिक अम्ल का क्या होता है, इसका रोल बढ़ जाता है। यह पत्तियों के विलगन